नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक लोकोक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो राजनीति में भी जीवन के हर अंग में मिलते हैं और राजनीति में भी ऐसे लोग मिलते हैं, और वो चाहे राजनीति में हो या जीवन के दूसरे पक्षों में किसी और हिस्से में, उनके बारे में ऐसे ही लोगों के बारे में कहा जाता है मुकद्दर का सिकंदर, जो बिना कुछ ज़्यादा किए हुए, या बल्कि ये कहना चाहिए तो कहना ठीक नहीं होगा कि बिना कुछ किए हुए, क्योंकि इसके लिए भी जो तिकड़म करनी होती है वो सबके बस की बात नहीं है। तो बिना डिज़र्व किए हुए, बिना योग्यता के आपको लगातार कुछ न कुछ मिलता रहे और बड़ा मिलता रहे, तो ऐसे ही लोगों को कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर। और राजनीति में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो आज जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो इस बात की शुरुआत किस नेता के बारे में कह रहा हूँ इसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। मैं एक और कोटेशन, एक और उदाहरण आपको देने जा रहा हूँ। ये चौधरी देवीलाल का वक्तव्य है, तो इससे आप पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उन्होंने कहा था, जिसके तन पर कपड़ा नहीं था उसको मैंने देश का कपड़ा मंत्री बना दिया। जी बिल्कुल ठीक समझे आप, मैं बात कर रहा हूँ शरद यादव की है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग पास की है। जेपी मूवमेंट के समय ये छात्र आंदोलन में थे उस समय, और 74 में बाई इलेक्शन जबलपुर का लोकसभा सीट का हो रहा था। उसके लिए जनता पार्टी, जो जनता मोर्चा उस समय था, फॉर्मल रूप से जनता पार्टी नहीं बनी थी, उसने इन्हें अपना संयुक्त उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस के खिलाफ ये साझा उम्मीदवार थे पूरे विपक्ष के, और उसमें जेपी का समर्थन, चुनाव जीत गए। फिर 77 में जनता पार्टी की लहर आई, उसमें भी जीत गए। वो दिन और आज का दिन शरद यादव लौटकर अपने प्रदेश कभी नहीं गए। उनको समझ में आ गया कि यहाँ की मिट्टी अब उनके लिए बंजर हो गई है राजनीतिक रूप से। उनको ये एहसास हो गया कि अब यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति में उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कुछ होने वाला नहीं है। तो वहाँ मध्य प्रदेश से निकले वो, और मध्य प्रदेश से इसलिए निकले कि 1980 में वो फिर चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए। अब वहाँ से निकले वो, तो उन्होंने तलाश करना शुरू किया पूरे देश में, पूरे देश मतलब उत्तर भारत में, कि कहाँ ज़मीन जो है उनके लिए ज़्यादा उर्वर है, कहाँ जो है उनको चरने का मौका मिलेगा। तो उनको उत्तर प्रदेश नज़र आया, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव नज़र आए। उनको लगा कि यहाँ बात बन सकती है, तो वो मुलायम सिंह यादव के साथ हो गए। वहीं उनका परिचय जो है देवीलाल से भी हुआ, उनके संपर्क में आए। वहीं से 1986 में मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश से उनको राज्यसभा में भेज दिया। 1986 में लोकसभा में भेज दिया। उसके बाद 1989 में जब वीपी सिंह का समय आया, तो वो वीपी सिंह के ज़्यादा करीब हो गए बजाय देवीलाल और मुलायम सिंह के। अब आप देखिए वो कैसे अपना घर बदलते रहे हैं लगातार फ़ायदे के लिए। उनके बारे में उनके साथी, जो उनके करीबी लोग हैं, वो कहते हैं कि वो अपने निजी स्वार्थ के अलावा और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते। कैसे और कहाँ और किससे मेरा फ़ायदा होगा, इसकी पहचान उन्हें आती, एक गुण उनमें है निश्चित रूप से, और इसी वजह से वो लगातार सर्वाइव करते रहे। शरद यादव जैसा सर्वाइवर जो है वो राजनीति में बहुत कम मिलेगा, जिसका कोई जनाधार नहीं हो, जो देश की 543 लोकसभा सीट्स में से कोई भी एक सीट जीतने की हैसियत या वहाँ से लड़ने की हैसियत न रखता हो, वो इतने लंबे समय तक राजनीति में बड़े पदों पर सरकार में बना रहा। ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। लेकिन ये आश्चर्य जो है वो उन्होंने इसको हकीकत में बदल कर दिखाया शरद यादव ने। अब 89 में जनता दल बन गया, तो जनता दल में आ गए। चूँकि लोक दल, जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां जो है उनका मर्जर हुआ और जनता दल बना, जिसके अध्यक्ष बने वीपी सिंह। तो 89 में मुलायम सिंह यादव ने उनको बदायूं से लड़ाया। फिर आप देखिए उनके पूरे जीवन में जैसे ही मध्य प्रदेश से निकले, वो यादव क्षेत्र से या यादव बहुल क्षेत्र से बाहर कभी नहीं निकले। यादव नेताओं से भी अलग जो है वो अलग नहीं हुए, सिर्फ
अपवाद जो है वो नीतीश कुमार हैं। तो इसलिए आप देखिए कि 1989 में बदायूं से लोकसभा में पहुंच गए, फिर मंडल आया तो मंडल के मुद्दे पर उन्होंने देवीलाल को छोड़ दिया, उन्होंने मुलायम सिंह से किनारा कर लिया, वीपी सिंह के खासम खास हो गए, जिन वीपी सिंह से उनका पहले का कोई नाता नहीं था। वीपी सिंह शुद्ध रूप से कांग्रेसी थे। 86 में बोफोर्स के कांड के बाद जो है एक तरह से उनके साथियों ने धक्का देके और बहुत से लोगों ने उनको कांग्रेस से बाहर आने पे मजबूर किया। उसके बाद से वो विपक्षी राजनीति के केंद्र में आए, वो किस्सा अलग है। लेकिन अभी बात हो रही है शरद यादव की। तो शरद यादव सबसे करीबी हो गए विश्वनाथ प्रताप सिंह के। दो लोग, एक रामविलास पासवान और एक वो। ऐसा लगा कि इन्हीं लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वीपी सिंह से लागू करवाया। वीपी सिंह इतने नासमझ या इतने नौसिखिए नहीं थे राजनीति में। वो जानते थे वो अपने लिए एक नया सामाजिक आधार तैयार कर रहे थे। उनका जो सामाजिक आधार का फॉर्मूला था उसमें मुसलमान, उसमें राजपूत, उसमें पिछड़ा वर्ग और दलितों का एक वर्ग था। कांग्रेस से वो मुसलमानों को छीनना चाहते थे, बीजेपी से वो अति पिछड़ों को और जो है राजपूतों को छीनना चाहते थे। और इन दोनों पार्टियों को कमज़ोर करने के लिए उनको लगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये ऐसा है, ये इसको हराना लगभग असंभव हो जाएगा। तो उनकी जो रणनीति थी, उनका जो लक्ष्य था मंडल कमीशन को लेकर, वो इसके लिए था। उनको कोई सामाजिक न्याय से लेना देना नहीं था। लेकिन शरद यादव जो है वीपी सिंह के साथ लग के वो सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा बन गए। शरद यादव का सामाजिक न्याय अपने से आगे नहीं गया, आज तक नहीं गया। तो 1992 में जब मुलायम सिंह यादव जनता दल से निकले, अपनी समाजवादी पार्टी बनाई, उसके बाद जो है शरद यादव, उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश में मुश्किल होगी, तो वो बिहार पहुंच गए। बिहार में उन्होंने लालू का साथ पकड़ा, लालू प्रसाद यादव के करीबी हो गए। जनता दल में लालू प्रसाद यादव ने मधेपुरा लोकसभा सीट से उनको लोकसभा में भेजा चुनवा कर। ये अलग बात है कि 1999 में उन्होंने उसी सीट से लालू प्रसाद यादव को हराया। और उनको ज़मीन की कितनी जानकारी थी, कितनी समझ थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि चुनाव का नतीजा आने से पहले और मतदान होने के बाद तुरंत वो धरने पर बैठ गए कि लालू प्रसाद यादव ने रिगिंग करके हमको हरवा दिया है। और नतीजा आया तो पता चला कि वो जीत गए हैं। 1994 में लालू के साथ जनता दल में नीतीश कुमार, जॉर्ज, ये सब लोग थे। ये 1994 में निकले और समता पार्टी बनी। उस समय शरद यादव ने इन लोगों से कहा कि आप पार्टी तोड़िए, निकलिए बाहर, लेकिन कहा कि हम अभी नहीं आएंगे। वो बने रहे। 1997 में जो है वो लालू प्रसाद यादव को समझ में आ गया कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने उनको जो है किनारे करना शुरू किया। तो फिर ये गए नीतीश कुमार के पास, जॉर्ज के पास। समाजवादी नेताओं में उस समय सबसे कद्दावर नेता अगर कोई था तो जॉर्ज फर्नांडिस। शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये सब उनके चेले थे। लेकिन सब चेलों ने मिलकर जो है जिस तरह से उनको धोखा दिया, धता बताया, उसकी कहानी अलग ही है। तो शरद यादव को नीतीश कुमार की ज़रूरत थी और नीतीश कुमार को शरद यादव की ज़रूरत थी। दोनों ने एक दूसरे का भरपूर इस्तेमाल किया। शरद यादव को ज़रूरत थी राज्यसभा, लोकसभा में जाने के लिए नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार को ज़रूरत थी आगे चलकर जो उनकी योजना थी, जिसका अंदाज़ा पहले लोगों को शायद नहीं था, कि अपने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस को निपटाने की। अब जॉर्ज जैसे नेता को हटाकर शरद यादव को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। जॉर्ज जैसे इतने बड़े पार्लियामेंटेरियन को हटाकर लोकसभा में शरद यादव को नेता बनाया गया। ये सब नीतीश कुमार की योजना से हुआ, जिसमें खुशी खुशी शरद यादव शरीक हुए। और उसके बाद से उनको ये इल्हाम हो गया कि वो बहुत बड़े नेता हो गए। उनको पूरी ज़िंदगी इस बात का अफसोस रहा, इस बात का शिकवा रहा, शिकायत रही कि उनको संसद में उस तरह से नहीं सुना जाता है जिस तरह से चंद्रशेखर को सुना जाता। चंद्रशेखर चाहे जिस पार्टी में रहे हों, अकेले रहे हों, अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद रहे हों, जब वो बोलने के लिए खड़े होते थे तो पूरा सदन उनको सुनता था।
शरद यादव को था कि हमको क्यों नहीं सुनता, मैं तो उनसे कमज़ोर नेता तो हूँ नहीं, उनसे उनके बराबरी या बड़ा नेता हूँ। तो ये उनका अफसोस पूरे जीवन बना रहा, मतलब पूरे जीवन मतलब पूरे संसदीय जीवन में बना रहा। अब दोनों का जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। नीतीश के साथ और जॉर्ज के साथ आने का उनको फ़ायदा ये हुआ, 1989 की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और सरकार में मंत्री बने। अब ये यहाँ तक तो साथ था जब तक सरकार चली अटल जी की 2004 तक। 2004 में सरकार गई और नीतीश कुमार और शरद यादव में मतभेद शुरू हो गया। शरद यादव को मतभेद के बावजूद नीतीश कुमार ने राज्यसभा में भेजा 2004 में। और आपको याद होगा कि 2009 में संसद में, लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक आया था। उस समय लोकसभा के सदस्य थे शरद यादव। उन्होंने महिलाओं के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था, पढ़ी लिखी महिलाओं की परकटी, कि इनको आरक्षण मिलेगा, और उन्होंने घोषणा की कि अगर ये बिल पास हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। इतने बड़े समाजवादी थे। आपको याद दिला दें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके ये सब लोग शिष्य थे, उनका जो समाजवाद था, उसमें जो उनका नारा था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। संसोपा यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो उनकी पार्टी का नाम था। और इस 60% में जो है महिलाएं भी आती थी। उन्हीं महिलाओं के बारे में शरद यादव के क्या विचार थे, और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके अलावा भी उसके बाद भी हुआ। महिलाओं के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी उन्होंने इसके बाद भी की। तो ये उनका समाजवाद था। लेकिन नीतीश कुमार को शरद यादव की जो ज़रूरत थी वो 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरी हो गई थी। और आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस इस पक्ष में नहीं थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए एनडीए का, और उसमें जो है बीजेपी की सबसे बड़ी भूमिका थी। उसमें कई तरह की तिकड़म करके पटना की सभा में अटल जी से कहलवाया गया। हालांकि उन्होंने नाम लेना फिर भी वो भूल गए, बाद में शायद उन्होंने बोला। तो नीतीश कुमार जिस दिन मुख्यमंत्री बन गए, उनको जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव दोनों की ज़रूरत ख़त्म हो गई। दरअसल अगर आप देखें तो शरद यादव और नीतीश कुमार में कई मामलों में बड़ी समानता है। नीतीश कुमार इस मामले में भाग्यशाली रहे कि उनका समर्थन उनको आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसका राष्ट्रीय नेतृत्व था। जब बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या ज़्यादा थी, तब भी बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने गठबंधन का नेता मानना स्वीकार किया। और इसमें उस समय जो है भूमिका वो जॉर्ज की थी। जॉर्ज और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन इन सब का कोई लिहाज जो है नीतीश कुमार ने किया नहीं। नीतीश से खटपट हुई तो फिर से लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए। तो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इन तीन के बीच में परिक्रमा करते हुए शरद यादव लोकसभा या राज्यसभा पहुंचते रहे, केंद्र में मंत्री बने, पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए, लोकसभा में नेता भी बन गए। ये सब उस व्यक्ति को मिला जिसकी, फिर कह रहा हूँ कि 543 में से एक भी लोकसभा सीट ऐसी नहीं थी जिसको शरद यादव कह सकें कि ये मेरी सीट है, यहाँ से तो मैं जीतूंगा ही। जो एक सीट लोकसभा की जीतने के लिए मोहताज हो, जिसकी हैसियत ना हो, बिना दूसरों के समर्थन के वो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गया, उसका लोकसभा में नेता भी बन गया, केंद्र में मंत्री भी बन गया। तो ऐसी किस्मत कितने लोगों की होती है। 2017 में नीतीश कुमार जब फिर से एनडीए के साथ जुड़े, बीजेपी के साथ जुड़े, तब वो उनके साथ नहीं आए। तो उस समय राज्यसभा में थे शरद यादव। तो नीतीश कुमार ने पिटीशन फाइल कराया, उनकी पार्टी ने, कि इनको अयोग्य घोषित किया जाए। उस मुकदमे को, उनको मालूम था शरद यादव को कि जैसे ही अयोग्य घोषित होंगे, सदस्यता तो जाएगी ही, बंगला खाली करना पड़ेगा। लुटियंस जोन में बंगले की लड़ाई ऐसी है
जिसके लिए पता नहीं क्या क्या हुआ है। लोगों ने पार्टियां छोड़ दी हैं, पार्टियां बदल ली हैं, किसी तरह का कोई भी समझौता करने को तैयार हो गए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जो देश के शिक्षा मंत्री थे अभी कुछ दिन पहले तक, निशंक साहब, बंगला खाली करने को तैयार नहीं, मंत्री पद से हट गए। अब वो एंटाइटलमेंट नहीं है, लेकिन बंगला खाली करने को तैयार नहीं है। और ऐसे किस्से सैकड़ों हैं। आखिर तक मुकदमे में डेट ले लेकर वो, और जैसी अपने देश की कानून व्यवस्था है उसमें डेट लेना, तारीख बढ़वाना, तारीख पर तारीख डलवाना, ये बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। उसके कारण वो बंगले में काबिज रहे। अब उनकी स्थिति ये, मतलब उसके बाद 17 के बाद स्थिति ये हुई, 2019 में उन्होंने लालू की सिफारिश से अपनी बेटी को कांग्रेस का टिकट दिलवाया। ये अलग बात है कि वो हार गई चुनाव। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। उस पार्टी का अभी 2 दिन पहले आरजेडी में मर्जर हो गया है और देश के सभी अखबारों में ये खबर प्रमुखता से छपी है। इसीलिए मैंने आज इस मुद्दे को लिया कि शरद यादव की राजनीतिक हैसियत क्या है। पहले भी नहीं थी, आज तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखिए मीडिया में किस तरह की इमेज बिल्डिंग होती है, उसका क्या नतीजा होता है। एक अखबार में तो 5 कॉलम की खबर है, कहीं डबल कॉलम है, कहीं 3 कॉलम की खबर है। इतनी प्रमुखता से छपी है जैसे कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय नेता, बहुत बड़ा जनाधार वाला नेता है, उसकी पार्टी का मर्जर आरजेडी में हो गया है। ये मजबूरी में बुढ़ापे में अपनी इज्जत बचाने वाला काम है। वो काम शरद यादव ने किया जो एक ग्राम प्रधान का चुनाव किसी को देश में कहीं नहीं जिता सकते। लेकिन मुकद्दर के किसी को आप क्या करेंगे। शरद यादव का मुकद्दर उनको जो है फर्श से अर्श तक ले गया। लेकिन भाग्य जो है ना, वो न्याय भी करता है। इतना सब कुछ मिलने के बाद, इतने बड़े पदों पर रहने के बाद, आज शरद यादव को कोई पूछने वाला नहीं, न उनसे कोई बात करने वाला है, न उनकी कोई बात करने वाला है। तो कहते हैं ना कर्मा, वो एक सीमा के बाद जो है वो अपना असर दिखाता है। तो आज शरद यादव ने जो कुछ हासिल किया था मुकद्दर के बूते ही सही, उससे जो उनकी हैसियत होनी चाहिए थी उसके आसपास भी कहीं नहीं है। लेकिन मुकद्दर आपको बहुत सारे पद दिला सकता है, लेकिन आपका कद नहीं बढ़ा सकता। शरद यादव का भी वही हाल है, पद बहुत मिले लेकिन कद बढ़ा नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।